आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में लेक्चर 1 देखा जो कि वेक्टर अलजेब्रा में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बेसिकली होता क्या था, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम सबसे पहले क्या करते थे कि जैसे कोई बॉडी हो गया, सपोज ये कोई बॉडी है आपका, इस बॉडी पे आपको अगर एफ फोर्स लग रहा है तो हम क्या करते थे, इस फोर्स को, जितने भी प्रकार के फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं उसको हम बैलेंस कर लेते थे। और बैलेंस करने के बाद हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम पोजीशन निकाल लेते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये काम होता था। तो चलिए सपोज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली क्या होता था कि आपने इसको सपोज अगर एक्स आपने डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा मिड पॉइंट की ओर, जिसको अपन क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो दैट इज दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के एक्स। ये आपका फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, देन क्या हो जाएगा, ये जो F है उसको हम क्या लिखते थे, दैट इज m into d square x upon dt square, that is equals to minus k into x and d square x upon dt square plus k upon m into x, that is equals to 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते थे। सपोज इसका सॉल्यूशन xt के फॉर्म में अगर आ जाता है, जैसे ही आपको xt मिलता था, जैसे ही आपको xt मिलता है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt बन जाएगा, जो क्या देगा आपका वेलोसिटी देगा, राइट। अब अगर मान लीजिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt2। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो ठीक इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, वेलोसिटी निकाल सकते थे, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। अब ये सब तो अच्छे से चल रहा था, बट प्रॉब्लम कहां पे थी तो उसको देखते हैं पहले। तो सपोज आपके पास अगर कोई पार्टिकल है वो 1D मोशन कर रहा है, सपोज किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो x हो, y हो या z हो, इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी पार्टिकल का पास्ट बताता है, प्रेजेंट बताता है और उसको फ्यूचर भी बताता है कि t इक्वल टू 5 सेकंड में वो कहां होगा या t इक्वल टू 5 सेकंड पे वो कहां रहा होगा, राइट। ओके, अब ये तो हो गया 1D मोशन की बात। अगर मैं इसी पार्टिकल को अगर 3D स्पेस में अगर इसको मूव करा तो इसमें x y z तीनों के कंपोनेंट आएंगे। अब एक डायरेक्शन में आपके पास कितने हैं, 3 इक्वेशन है, दूसरे डायरेक्शन में फिर से 3 इक्वेशन हो जाएगा और तीसरे डायरेक्शन में फिर से 3 इक्वेशन हो जाएगा। तो एक पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितने इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, 9 इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। अब ये जो 9 इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और इसका पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये पार्टिकल जो है अगर सिंगल है तो 9 इक्वेशन, अगर मान लिया जाए ये अगर 10 पार्टिकल हो जाए तो कितने इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, 90 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन, 90। तो 90 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, उसको सॉल्व करना बहुत ही टेडियस टास्क होगा। इस वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम आई। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि हम जो बेसिक बैकबोन जो ले रहे थे वो आपका फोर्स था। ये फोर्स को हम क्या करते थे, बैलेंस करते थे, ठीक है। अब इसको हमने चेंज किया, क्या आ गया, क्लासिकल मैकेनिक्स आ गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, अब ये जो फोर्स है, ये जो हम लास्ट में फोर्स जो ले रहे थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ये वेक्टर क्वांटिटी था। ये क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी था। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टरली ऐड होगा, राइट। डायरेक्ट उसको समीशन के फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, वो क्या होगा, वेक्टरली सम होगा उसका, राइट।
तो हमने क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने क्या किया, हमने लैग्रेंजियन डिफाइन किया, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। और ये लैग्रेंजियन क्या बताता है, ये टोटल एनर्जी को ही बताता है, दैट इज L इक्वल्स टू T माइनस वी। और हैमिल्टोनियन क्या बताता है, दैट इज T प्लस वी, राइट। यहां पे जो लैग्रेंजियन जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट एंड टाइम। और यहां पे क्या होता है आपका, दैट इज Q P T, ठीक है। तो यहां पे जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे उसको डायरेक्ट हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बट इसमें एक्सप्लेन अगर करना है, जैसे मान लिया जाए मैं इसमें देखूं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अपन खींचते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका इधर पोजीशन हो गया, इधर टाइम हो गया, तो ये कुछ पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो ठीक वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ऐसे करेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में सॉरी मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे करेंगे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली क्या होता है, आपका फेस स्पेस होता है, फेस स्पेस। और ये जो फेस स्पेस होता है उसमें एक कोऑर्डिनेट जो होता है आपका, दैट इज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, जनरलाइज्ड मोमेंटा। तो देयर आर 3n डायमेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड 3n डायमेंशन ऑफ मोमेंटा, सो देयर आर 6n डायमेंशन टू एक्सप्लेन ऑफ टू बॉडी, ठीक है। अब मान लिया जाए अगर मैं फेस स्पेस में अगर कुछ इस प्रकार से अगर मैं ट्रैजेक्टरी बनाऊं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बोलूंगा। तो यहां पे फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी में जो सिंगल पॉइंट जो होगा, सपोज अगर मैं सिंगल पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पूरे होल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट सिस्टम को बताएगा सिंगल पॉइंट, ठीक है। ओके, तो चलिए यहां तक तो बात खत्म होगी। चलिए अब इसमें दिक्कत क्या थी, ठीक है। तो दिक्कत ये थी कि 1899 में, सॉरी 1899 में ल्यूमर एंड प्रिंक्सहाइम नाम के दो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम इन्होंने ड्रॉ किया, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को ये कुछ इस प्रकार से बनता है, आपका एनर्जी डेंसिटी वर्सेस आपका लैम्डा में होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ओके, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। पहला दिक्कत तो ये था कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड दिक्कत ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर थर्ड, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इतनी सारी गंदगी थी जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आया, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोक रहा हूं, इससे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाने से पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा ताकि क्वांटम मैकेनिक्स को ज्यादा अच्छे से बता सकूं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बेसिकली अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज अगर स्टेशनरी मोड पे है, ये स्टेशनरी मोड पे है, अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है स्थिर अवस्था में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको अपन बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको, राइट। अब अगर इस चार्ज को अगर मैं मोशन कराने लग गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, राइट। अब चलिए देखते हैं, अगर इस चार्ज को मैंने, है ना, सपोज क्यू चार्ज है आपके पास, और इस चार्ज को मैंने अगर मोशन करा दिया, सपोज ये यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, सपोज v वेलोसिटी से, और v जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, राइट, मतलब टाइम का फंक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जो
आपका वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है कोई चार्ज जो है, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका स्टैटिक करंट। क्या प्रोड्यूस होगा? स्टैटिक करंट। तो स्टैटिक, यहां पे स्टैटिक चार्ज था जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे मूविंग चार्ज है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका स्टैटिक करंट प्रोड्यूस करेगा। और जो स्टैटिक करंट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब अगर मान लेते हैं, देखिए यहां पे अगर कोई चार्ज है, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, सपोज एक्सेलरेट कर रहा है, अब ये चार्ज पहले में क्या था? आपका स्टैटिक में था, दूसरे में क्या किया इसने? मूव करना चालू किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरे में क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है। सपोज कोई चार्ज क्या हो रहा है? आपका एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका टाइम चेंजिंग करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? टाइम वेरिंग करंट। टाइम वेरिंग करंट। ठीक। देन ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से आपका निकलता है, ये दोनों जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, तो यहां पे आपका निकलता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस होगा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशन दिए। एक्चुअली इक्वेशन कंपाइल किए गए थे, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी जो है, वेव इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसको फॉलो करता था? वेव इक्वेशन को फॉलो करता था। तो ये हिस्ट्री थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक। तो क्वांटम मैकेनिक्स, अभी तक क्लासिकल में प्रॉब्लम ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्पेसिफिक हीट एक लो टेम्परेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में 1900 में प्लांक साहब आए, मैक्स प्लांक, जिन्होंने बताया कि जो लाइट जो है वो बंडल्स के रूप में आगे बढ़ती है, ट्रैवल करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। इसकी मदद से बैक बॉडी रेडिएशन हो गया, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, इन तीनों की व्याख्या कर दी गई। ओके। तो चलिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं साई की। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम बात करते हैं किसकी? एक्स की। और ये जो एक्स जो है वो फंक्शन होता था किसका? टाइम का। ठीक है। अब जैसे ही आपको एक्स पता है उसके बाद एक सिंगल डिफरेंशिएट करोगे तो वी आ जाएगा, डबल किए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐसा होता था। बट ऐसा, और इसको कहां से निकालते थे हम? फोर्स से निकालते थे। इसको कहां से आता था? ये फोर्स से आता था, फोर्स हमको पता रहता था। ठीक। अब यहां पे ये जो साई जो है वो क्या है और ये कहां से आएगा, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो साई जो है ये फंक्शन होता है आपका आर और टी का। अगर 3D में अगर बात करें तो आर और टी का, पोजीशन के साथ साथ ये टाइम का भी फंक्शन होता है। ठीक है। ओके। तो चलिए अब देखते हैं ये आएगा कहां से। तो ये आता है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमको साई मिलता है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता क्या है? तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है आपका जो वेव इक्वेशन होता है उसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे एक्चुअली में क्या हो रहा था, ये जो साई जो है ये जो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो वेव इक्वेशन है,
वेव इक्वेशन में अगर मैं डेल 1/v² डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आपका वेव इक्वेशन है। और इस वेव इक्वेशन में अगर मैं साई को अगर रख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो नया इक्वेशन कहां से लाए? तो श्रोडिंगर बाबा ने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये बोला कि भैया अगर दिक्कत ही हो रहा है तो इसका एक डेरिवेटिव जो है टाइम का उसको हम कम कर देते हैं, और उससे बात बन गई। ये जो साई की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो जो इक्वेशन था, किनका इक्वेशन? श्रोडिंगर का इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर दिया गया। ठीक है, तो श्रोडिंगर में हम जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल को लेते थे और काइनेटिक एनर्जी को लेते थे, तो यहाँ पे केवल हम पोटेंशियल को लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो हमारा वही रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर मैं बात करूं तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साइन दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट? ओके, तो ये जो साई है ये फिजिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? अब बात यहां पे आती है कि ये जो साई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जो साई जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसका फिजिकली कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग, नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, बाद में मैक्स बोर्न नाम के एक साहब है, मैक्स बोर्न, उन्होंने बताया कि भैया इसका जब मॉड ऑफ साई स्क्वायर करोगे दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, probability of finding the particle at any instant, the particle at any instant। ठीक है, तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर बेसिकली क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पार्टिकल के पाए जाने की, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स में की थ्योरीज में बस इतना ही है अभी। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है। तो आज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वीडियो में